इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है और हमें राजा लियोनाइडस और उनके साथ उनके 300 महान योद्धा देखने को मिलते हैं जो कि शहीद हो चुके हैं। और उसके बाद हमें एथेंस शहर देखने को मिलता है जिसको ज़र्क्सिस ने बिल्कुल ही तबाह कर दिया है। उसके बाद हमें एथेंस की एक सेना देखने को मिलती है जिस सेना के चर्चे पूरी दुनिया में है कि उन्हें बहुत ही बहादुर माना जाता है। और इस महायुद्ध में अगर ज़र्क्सिस की सेना को हराना है तब इस जीत को सिर्फ और सिर्फ एथेंस की सेना ही अंजाम दे सकती है। और उसके बाद हमें रानी गॉर्गो भी देखने को मिलती है जो कि अपने सिपाहियों को ये बात याद दिला रही होती है कि स्पार्टा की रक्षा करने के लिए हमारे महान राजा लियोनाइडस और उनकी 300 सेना ने जान दिया। इसलिए अब ये हमारा दायित्व बनता है कि हम स्पार्टा की रक्षा करें और उसके साथ साथ ज़र्क्सिस को हराएं ताकि पर्शियन सेना के दिल में हमेशा ही स्पार्टन्स के लिए डर बना रहे। और उसके बाद रानी गॉर्गो यहाँ पे एक कहानी सुनाती है और बताती है कि 10 साल पहले ज़र्क्सिस का पिता यानी कि राजा डेरियस ग्रीस को गुलाम बनाने आया था। तब एथेंस सेना का नेतृत्व थेमिस्टोक्लिस कर रहा था। और उसके बाद थेमिस्टोक्लिस ने अपना कमाल दिखाया। उसने पर्शियन सिपाहियों पर तब हमला किया जबकि वो समुद्र से थके हारे बाहर निकले थे क्योंकि उन्होंने 1 महीने का लंबा सफर तय किया था। और उसके बाद उसने पूरी पर्शियन सेना को मौत के घाट डाल दिया। और उसके बाद बचे हुए पर्शियन इस युद्ध को छोड़ के भागने लगे। और जब ये युद्ध चल रही होती है तभी थेमिस्टोक्लिस की नजर पड़ती है राजा डेरियस पर। और उसके बाद थेमिस्टोक्लिस एक तीर उठाता है और उसके बाद उसे राजा डेरियस पर चलाता है। तभी ज़र्क्सिस देखता है कि उसके पिता की तरफ एक बमर तेजी से चला आ रहा है। उसके बाद ज़र्क्सिस दौड़ करके अपने पिता को बचाने जाता है। तब तक वो बमर ज़र्क्सिस के पिता को मार चुका होता है। और उसके बाद ज़र्क्सिस अपनी गुर्राई हुई निगाह से थेमिस्टोक्लिस को देखता है और ज़र्क्सिस की आंखों में ये बात लिखा होता है कि वो अपने पिता का प्रतिशोध लेके रहेगा। और थेमिस्टोक्लिस भी इस बात को समझ जाता है कि ज़र्क्सिस एक न एक दिन बदला लेने जरूर आएगा। और उसके बाद थेमिस्टोक्लिस को इस बात का एहसास होता है कि उसे उसी समय ज़र्क्सिस को भी मार देना चाहिए था। और ये होने के बाद ज़र्क्सिस अपने पिता को लेकर के चला जाता है। और जब डेरियस अपने घर पहुंचता है तब वो मौत के कगार पे होता है। और उसके बाद वो आर्टेमिसिया को बुलाता है। और आर्टेमिसिया को उस समय के सबसे खतरनाक योद्धाओं में से एक माना जाता था। और डेरियस अपने सभी सिपाहियों में सबसे ज्यादा अगर किसी पे भरोसा करता था तो वो आर्टेमिसिया ही थी। वो मरने से पहले ज़र्क्सिस को बोलता है कि अपने पिता की गलती को तुम मत दोहराना। उन यूनानियों को उनके हाल पर छोड़ दो। उन्हें सिर्फ देवता ही हरा सकते हैं। अब आर्टेमिसिया राजा का तीर निकाल देती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। 7 दिनों तक ज़र्क्सिस गम और शोक में बैठा रहता है। और 8वें दिन आर्टेमिसिया उसके कानों में जहर भरती है। वो ज़र्क्सिस को बोलती है कि तुम्हारे पिता ने कहा था कि यूनानियों को सिर्फ देवता ही हरा सकते हैं और अब तुम बनोगे दिव्य सम्राट। आर्टेमिसिया दुनिया के कोने कोने से जादूगरों को बुलाती है और वो ज़र्क्सिस को जादू टोने से लिपटी पत्तियों में लपेट कर रेगिस्तान में भटकने के लिए छोड़ देते हैं। और एक दिन वो धूप और प्यास से परेशान एक तांत्रिक की गुफा में पहुंचता है। यहाँ पर बिना आत्मा और दृष्टि वाले लोग होते हैं। ज़र्क्सिस उनके सामने से गुजरता है और वो अपने आप को पूरी तरह से पानी में शैतानी ताकतों को समर्पित कर देता है। और जब वो बाहर निकलता है तो उसमें ज़र्क्सिस का कोई भी इंसानी अंग नहीं होता। उसकी इंसानियत खत्म हो चुकी होती है और ज़र्क्सिस ने एक देवता के रूप में पुनर्जन्म लिया होता है। वहीं महल में आर्टेमिसिया ज़र्क्सिस के सभी शुभचिंतकों को मार देती है ताकि ज़र्क्सिस और उसे उनके मकसद से कोई न भटका सके और ये यूनान को खत्म कर दे। दरअसल आर्टेमिसिया खुद भी यूनानी थी और एक यूनानी सिपाहियों के दस्ते ने उसके पूरे परिवार का बलात्कार करके उन्हें मार दिया था और आर्टेमिसिया को बंदी बना लिया और बहुत लंबे वक्त तक उसका शोषण किया और बाद में उसे मरने के लिए सड़क पर फेंक दिया। पर एक फारसी दूत ने उसकी जान बचाई और उसे फारस ले आया। फारस में उसे अव्वल दर्जे की तालीम दी गई और आर्टेमिसिया एक खूंखार योद्धा बन गई। आर्टेमिसिया ने कसम खाई थी कि वो यूनान तभी लौटेगी जब उसे खाक में मिलता हुआ देखेगी। और अब ज़र्क्सिस अपने पिता का बदला लेने के लिए 10 लाख से भी ज्यादा की फौज लेकर यूनान पहुंच चुका है। यूनान आने के बाद ज़र्क्सिस को लियोनाइडस और उसके 300 योद्धा लोहे की चने चबवाते हैं पर अंत में वो सब के सब शहीद हो जाते हैं। फारस जिसके बाद में कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट टाइम में और ये वो वक्त होता है जिस वक्त नर्क के द्वार पर खड़े लियोनाइडस और उसके 300 साथी समुद्र में फारस की फौज को स्पार्टा आते देख रहे होते हैं। ये लहरों को चीरता हुआ थेमिस्टोक्लिस भी फारसियों के सामने एक पहाड़ बनकर खड़ा था। वो जानता था कि फारसियों के जहाज सामने से ज्यादा मजबूत है मगर बीच में से नहीं, इसीलिए उसने एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई कि घूम कर जाकर उसने उनके जहाज के बीच में वार किया और उनके सारे जहाजों को तिनका तिनका करके समुद्र में डुबा दिया। इन
कुछ ही एथेनियंस ने इतने सारे फारसियों का मनोबल तोड़ कर रख दिया था। इन सभी को लीड कर रही थी आर्टेमिसिया। वो ये बात तो जान गई थी कि सामने जो खड़ा है यानी कि थेमिस्टोक्लीस, ये वही शख्स था जिसने कि मेरे राजा डारियस के सीने में तीर उतारा था। वो दुश्मन तो था ही, साथ ही साथ वो एक काबिल सरदार भी था। इसलिए आर्टेमिसिया उसके सामने एक सौदा पेश करती है और उसे अपने जहाज पर बुलाती है और फिर कहती है कि तुम्हारी ये मुट्ठी भर फौज हमारे लाखों की फौज के सामने कुछ नहीं, यानी कि तुम्हारे हर एक सैनिक को मेरे 1000 सैनिक मारने पड़ेंगे और तुम्हारे सिर्फ एक जहाज को मेरे कई सैकड़ों जहाज डुबाने पड़ेंगे, तब जाकर मुकाबला बराबरी का होगा, जो कि सिर्फ तुम्हारे सपनों में पॉसिबल है। मैं इस जंग का रुख पलट के रख सकती हूँ अगर तुम मेरे साथ हो जाओ। थेमिस्टोक्लीस को रिझाने के लिए आर्टेमिसिया अपना जिस्म तक उसे देती है। यहाँ पर इनके बीच में एक इंटीमेट सीन भी होता है और जब वो उसे कहती है कि तुम चाहो तो रोज ऐसी रात मेरे साथ बिता सकते हो, मगर थेमिस्टोक्लीस अपने देश अपने लोगों के लिए वफादार था और वो ऐसा करने से मना कर देता है, जिस पर गुस्से में आकर आर्टेमिसिया लोगों से कहती है कि इस कचरे को बाहर फेंक दो और अब इन्हें मैं दिखाऊंगी कि जंग किसे कहते हैं। जिसके बाद भी शुरुआत होती है अगले दिन की और यहाँ पर आर्टेमिसिया को आगाह करता है और कहता है कि अब हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आर्टेमिसिया किसी भी वक्त कुछ भी कर सकती है, क्योंकि मैंने उसकी आंखों में वो गुस्सा देखा है। और उसके बाद होता ऐसा भी है, आर्टेमिसिया बहुत ही जल्द इन सारे लोगों पे हमला कर देती है और उसके साथ साथ आर्टेमिसिया के पास एक बहुत बड़ा जहाज होता है, जिससे वो सारे छोटे छोटे यूनानी जहाजों पे ज्वलनशील पदार्थ गिराती है और उसके बाद वो सारे जहाजों में आग लगा देते हैं और हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे यूनानी जहाज जल के राख हो जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी थेमिस्टोक्लीस के जहाज पे चढ़ता है जिसके पीठ पे ज्वलनशील पदार्थ बंधा हुआ है और उसके बाद आर्टेमिसिया एक तीर जलाती है और उसके बाद थेमिस्टोक्लीस के जहाज पर भी आग लग जाता है और उसके बाद सबको अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूदना पड़ता है। और उसके थोड़ी देर के बाद थेमिस्टोक्लीस अपने कुछ दोस्तों के साथ एक किनारे पे आता है और उसके बाद हम देखते हैं कि सारा का सारा समंदर लाल हो चुका है और ये नजारा बहुत ही भयंकर है। और ये नजारा सबसे ज्यादा भयंकर लगता है थेमिस्टोक्लीस को, क्योंकि उसके आंखों के सामने उसके सारे लोग जल रहे होते हैं। और तभी यहाँ पे थेमिस्टोक्लीस को खबर मिलती है कि राजा लियोनाइडस शहीद हो चुके हैं और एक कुबड़ी आदमी ने उन्हें धोखे से मरवाया है। और इस बात को सुनने के बाद थेमिस्टोक्लीस को लगता है कि ये एक भावुक क्षण है पूरे यूनान वासियों के लिए और यही ऐसा पल है जब पूरा का पूरा यूनान एक हो सकता है। इस थेमिस्टोक्लीस अपने एक आदमी को बोलता है कि इन 300 जाबाज की कुर्बानी की दास्तां पूरे यूनान के गांव-गांव तक लेकर जाओ। इनकी कुर्बानी पूरे यूनान को एक कर देगी और अपने बचे हुए लोगों को वो सुरक्षित जगह पर जाने के लिए बोलता है और खुद इस पैगाम को एथेंस तक पहुंचाने के लिए निकल पड़ता है। जब वो पहुंचता है तो वहाँ पर एफियाल्टिस भी लियोनाइडस की तलवार लेकर आ जाता है। थेमिस्टोक्लीस एफियाल्टिस को बोलता है, मुझे पता चला है कि एक कुबरे ने यूनानी चोला उतार कर फारसी चोला पहन लिया और उसी की वजह से वो 300 स्पार्टन शहीद हुए। एफियाल्टिस बोलता है, हाँ मैं घिनौना तो हुई और जो काम मैंने किया है वो उससे भी घिनौना है। और वो उन्हें बताता है कि शहंशाह ज़र्क्सिस अपनी फौज को लेकर एथेंस आ रहे हैं, वो इस पूरे शहर को जलाकर राख कर देंगे। और इसके बाद एफियाल्टिस वहाँ से निकल जाता है और थेमिस्टोक्लीस स्पार्टा की रानी से मिलने स्पार्टा आता है ताकि उन्हें भी अपने साथ जंग में शामिल होने के लिए बना ले। दरअसल थेमिस्टोक्लीस पहले भी आया था जब लियोनाइडस जिंदा था और ओरेकल्स के पास गया था, पर उस वक्त रानी ने उनके साथ मिलकर जंग लड़ने से इनकार कर दिया था क्योंकि स्पार्टा और एथेंस की आपस में बनती नहीं है। और अब ये बात पूरे यूनान की है। थेमिस्टोक्लीस रानी को बोलता है कि मुझे स्पार्टा की फौज और एक एक जहाज चाहिए। रानी बोलती है वो पहले यूनान के लिए काफी कुछ कुर्बान कर चुकी है, अब क्या बच्चों के हाथ पे तलवार पकड़ा दे, और वो उनका साथ देने से मना कर देती है। और थेमिस्टोक्लीस वहाँ से जाने से पहले लियोनाइडस की तलवार रानी को देता है और बोलता है बदला लीजिए। वहीं दूसरी तरफ ज़र्क्सिस एथेंस शहर पहुंचकर वहाँ तबाही मचाकर उसे अपने कब्जे में ले लेता है। और यहाँ जब ज़र्क्सिस और आर्टेमिसिया आपस में बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर एफियाल्टिस आ जाता है और वो बताता है कि थेमिस्टोक्लीस अभी जिंदा है। आर्टेमिसिया बोलती है वो मर चुका है। एफियाल्टिस बोलता है कि वो जिंदा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और एफियाल्टिस ये भी बताता है कि उनका समुद्री बेड़ा सेलेमिस की खाड़ी में महफूज है। दरअसल जब एफियाल्टिस थेमिस्टोक्लीस से मिला होता है तब उसने उसे बोला होता है कि अपने शहंशाह को बोलना कि हम सेलेमिस की खाड़ी में किस्सा खत्म कर देंगे। अब आर्टेमिसिया वहाँ जाने लगती है और वो बोलते कि हम अभी हमला करेंगे। ज़र्क्सिस बोलता है कि अकलमंदी इसी में है कि पता लगाया जाए कि ये सच है कि चाल। आर्टेमिसिया बोलते कि अब जंगी मामलात में तुम मुझे मशवरा दोगे। ज़र्क्सिस बोलता है कि मैं तुम्हारा दिव्य सम्राट हूँ। आर्टेमिसिया बोलती है तुमने 300 स्पार्टन्स को मारकर उन्हें अमर बना दिया और एथेंस शहर को जलाकर इस खूबसूरत शहर को मिट्टी में मिला दिया। इस बात से ज़र्क्सिस को गुस्सा आ जाता है और वो आर्टेमिसिया को एक थप्पड़ मारता है। आर्टेमिसिया बोलती है कि मैं हमला करूंगी। ज़र्क्सिस बोलता है कि आर्टेमिसिया पास। आर्टेमिसिया बोलती है कि भूलना मत कि तुम्हारे सर पर ताज किसने रखा है, राजा साहब। थेमिस्टोक्लीस को देखते हैं और यहाँ पे थेमिस्टोक्लीस की सेना में फूट पड़ने लगा है
क्योंकि इसकी सेना के बहुत सारे लोग मानते हैं कि एथेंस की बर्बादी का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि थेमिस्टोक्लिस है। इस बात को सुनने के बाद थेमिस्टोक्लिस गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं अपने भाइयों का बदला लेने जा रहा हूँ। जिसको मेरे साथ आना है वो मेरे साथ आ सकता है और जिसको नहीं आना है वो वापस जा सकता है। लेकिन थेमिस्टोक्लिस की इन बातों को सुनने के बाद सारे लोग एक बार फिर से तैयार हो जाते हैं थेमिस्टोक्लिस के लिए लड़ने के लिए। उसके बाद हम फिर से आर्टेमिसिया को देखते हैं जो कि अपने पूरे सेना को लेकर के हमला करने के लिए निकल रही होती है। उसके बाद हमें फिर से थेमिस्टोक्लिस की एक योजना देखने को मिलती है और थेमिस्टोक्लिस ने यहाँ ये सोचा है कि वो सीधा आर्टेमिसिया के जहाज पे जाएगा और उसके बाद उनसे लड़ेगा, क्योंकि थेमिस्टोक्लिस को पता है कि आर्टेमिसिया की जहाजों की तादाद इनके जहाजों से बहुत ही ज्यादा है, इसलिए वो उनसे सामने से नहीं लड़ सकते। उसके बाद ये घमासान युद्ध शुरू होता है और यहाँ पे हम आर्टेमिसिया को भी लड़ते हुए देखते हैं और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि थेमिस्टोक्लिस बड़ी ही तेजी के साथ आर्टेमिसिया के जहाज के तरफ जा रहा है और वो उन सारे लोगों को मारता जा रहा है जो उसके रास्ते में आ रहे हैं और वही आर्टेमिसिया भी इनके लोगों को मार रही होती है। तभी थेमिस्टोक्लिस उसके जहाज पे पहुंचता है और उसके बाद वो उसके सारे अंगरक्षकों को मार देता है और उसके बाद हमें आर्टेमिसिया और थेमिस्टोक्लिस की लड़ाई देखने को मिलती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से कम नहीं है और यहाँ पे आर्टेमिसिया अपनी बहादुरी का एक बेहतरीन नमूना पेश करती है, लेकिन अंततः थेमिस्टोक्लिस उस पर भारी पड़ता है। उसके बाद उसकी तलवार होती है आर्टेमिसिया के गर्दन और तभी हमें रानी गोर्गो देखने को मिलती है जो कि अपने पूरे सेना के साथ यहाँ पे आ रही है। तो उसके साथ साथ हम यहाँ पे यूनान के कई और राज्यों को देखते हैं जो अपने पूरे सेना के साथ यहाँ पे आए हुए हैं और इसका मतलब ये है कि अब पूरा यूनान एक साथ हो गया है। और इस चीज को देखने के बाद थेमिस्टोक्लिस आर्टेमिसिया से कहता है कि अब पूरा यूनान एक साथ हो गया है और अब तुम्हारी हार पक्की है। उसके बाद वो आर्टेमिसिया को कहता है कि तुम आत्मसमर्पण कर दो, लेकिन आर्टेमिसिया यहाँ पे नहीं मानती और वो लड़ना चाहती है और इसीलिए अंत में थेमिस्टोक्लिस को आर्टेमिसिया को मारना ही पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सारे यूनानी लोग एक साथ इन पर्शियंस पे हमला करते हैं। तभी हम ज़र्क्सिस को देखते हैं जो कि दूर से इन सारी चीजों को देख रहा होता है और उसके बाद ज़र्क्सिस यहाँ से वापस चला जाता है और उसके बाद ये लड़ाई यूं ही चलती जाती है और पर्शियंस को इस लड़ाई में हार मिलती है और उसके बाद ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो